एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे जानेंगे ब्रिटेन के संविधान के बारे। जैसा कि मैंने आपसे कहा था पहले ही कि ब्रिटेन का संविधान जो है उसको अच्छे से समझने के लिए आप लोगों को 8 चैप्टर इसमें पढ़ाया जाएगा इस प्लेलिस्ट में। इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स पे, ठीक है। तो मैंने 2 चैप्टर आप लोगों को करा दिए शुरुआत के, ब्रिटिश संविधान विकास, महत्व और विशेषताएं, और संविधान के अभिसमय अथवा वैधानिक परंपरा, यानी संविधान जो है ब्रिटिश संविधान वो परंपराओं से किस तरह से प्रभावित हुआ है, ये सारी चीज आपने इस चैप्टर में पढ़ा और जाना था। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है इस वीडियो में जो आप लोग पढ़ने वाले हैं वो है सम्राट और राजमुकुट, यानी ब्रिटेन में सम्राट और राजमुकुट क्या है, ठीक है, इसकी क्या भूमिका है, किंग एंड द क्राउन। तो ये चैप्टर जो है आप लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ब्रिटिश संविधान में सम्राट और राजमुकुट, किंग एंड द क्राउन, ठीक है। यदि सम्राट राज्य के पोत की प्रेरक शक्ति नहीं है तो भी वह उस पोत का मस्तूल अवश्य है जिस पर पाल लटका हुआ है, और इस प्रकार वह उस पोत का न केवल लाभदायक वरन अत्यंत आवश्यक अंग है। ये कहना है लॉवेल का, ठीक है। ये जो कथन होते हैं ना विद्वान के, ये आप अपने आंसर में लिखेंगे तो आप लोगों का पूरा मार्क्स मिलेगा, चांस होता है, ठीक है, अच्छा मार्क्स मिलेगा आपका। कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान जो है सम्राट। ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है और संसदीय शासन प्रणाली की यह विशेषता होती है कि इसमें कार्यपालिका के 2 प्रधान होते हैं। पहला है औपचारिक प्रधान और दूसरा वास्तविक प्रधान। देश की शासन सत्ता कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान के हाथ में होती है, किंतु वास्तविक प्रधान राज्य का अध्यक्ष नहीं होता। इसके विपरीत राज्य का अध्यक्ष केवल नाम मात्र का ही होता है और उसके हाथ में कोई वास्तविक शक्ति नहीं होती, इसलिए उसे कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कहते हैं। इंग्लैंड में संसदीय प्रणाली विद्यमान है। सम्राट ब्रिटिश कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है, किंतु उसके पास वास्तविक शक्तियां नहीं है। इंग्लैंड में क्या होता है, सम्राट के पास क्या होती है, सम्राट जो है ब्रिटिश कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है लेकिन उसके पास वास्तविक शक्तियां नहीं है। वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और कैबिनेट के द्वारा किया जाता है, जिससे सैद्धांतिक रूप से गौण स्थिति प्राप्त है। वर्तमान समय में साम्राज्ञी एलिजाबेथ द्वितीय सम्राट पद पर आसीन है। उन्होंने राज सिंहासन 6 फरवरी 1952 को प्राप्त किया। उनके उत्तराधिकारी सम्राज्ञी के ज्येष्ठ पुत्र प्रिंस चार्ल्स प्रिंस ऑफ वेल्स है। सम्राट और राजमुकुट। सम्राट वह व्यक्ति होता है जो एक विशेष समय पर ब्रिटिश राज्य के प्रमुख पद पर आसीन होता है। राजमुकुट राज्य शक्ति का वह प्रतीक है जिसे सम्राट अपने सिर पर धारण करता है। प्राचीन काल से इस प्रकार की प्रथा चली आ रही है कि सम्राट पदधारी व्यक्ति द्वारा विधिवत समारोह के बाद जब राजमुकुट धारण कर लिया जाता था तभी से उसे शासन की समस्त शक्तियां प्राप्त होती थी। इस प्रकार राजमुकुट राजशक्ति का प्रतीक था, किंतु प्राचीन काल में तो सम्राट और राजमुकुट के इस भेद का कोई महत्व नहीं था, क्योंकि सम्राट राजमुकुट था और राजमुकुट सम्राट। किंतु वर्तमान समय में जबकि ब्रिटेन में वास्तविकता की दृष्टि से राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र की स्थापना हो गई है, सम्राट और राजमुकुट का भेद निश्चित रूप से बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो गया है और इनके बिना ब्रिटिश संविधान का यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। ग्लैडस्टोन के शब्दों में कहा जा सकता है कि अंग्रेजी संविधान के साहित्य में अनेक सूक्ष्म भेद है, पर उनमें इतना अधिक महत्वपूर्ण कोई नहीं है जितना महत्वपूर्ण सम्राट व राजमुकुट का भेद है। सम्राट और राजमुकुट में जो भेद है उसके महत्व क्या है। सम्राट व राजमुकुट के भेद का महत्व।
शासन पथ पर ब्रिटेन ने अपनी यात्रा एक निरंकुश राजतंत्र के रूप में प्रारंभ की थी, किंतु ब्रिटेन में आज लोकतंत्र है। राजतंत्र से लोकतंत्र की दिशा में ब्रिटिश संविधान का जो विकास हुआ, उसका सीधा साधा रूप यह है कि व्यक्ति रूप में राजा को जो शक्तियां प्राप्त थी, वे अब संस्था रूप में राजमुकुट को प्राप्त हो गई है। इस प्रकार राजा और राजमुकुट का भेद जान लेने के आधार पर ब्रिटिश संविधान का समस्त विकास समझा जा सकता है। न केवल ब्रिटिश संविधान के विकास वरन ब्रिटिश शासन व्यवस्था के वास्तविक स्वरूप को भी राजा और राजमुकुट के भेद के आधार पर ही जाना जा सकता है। सैद्धांतिक दृष्टि से ब्रिटेन में आज भी निरंकुश राजतंत्र है और राजा सब कुछ करने में समर्थ है, किंतु व्यवहार में राजा की शक्तियों का प्रयोग स्वयं राजा द्वारा नहीं बल्कि राजमुकुट द्वारा ही किया जाता है। चलिए जानते हैं कि राजमुकुट क्या है। शाब्दिक अर्थ में राजमुकुट राजसत्ता का वह प्रतीक है जिसे सम्राट राजपद ग्रहण करने के समय अपने मस्तक पर धारण करता है, किंतु वर्तमान समय में राजमुकुट ने एक संवैधानिक अर्थ भी प्राप्त कर लिया है। इस संवैधानिक अर्थ में राजमुकुट एक संस्था है जिसमें व्यक्ति रूप में सम्राट, कैबिनेट, लोक सेवाएं और वे सभी है जिनके द्वारा प्रशासनिक सत्ता का उपयोग किया जाता है। सर सिडनी लॉ ने राजमुकुट को सुविधाजनक क्रियाशील उपकल्पना कहा है और प्रोफेसर ऑग राजमुकुट की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि राजमुकुट सर्वोच्च कार्यपालिका तथा शासन में नीति निर्माण की संस्था है, जिसका अर्थ है राजा, मंत्रियों तथा संसद का सम्मिश्रण। वह संस्था है, यानी राजमुकुट जो है एक ऐसी संस्था है जिसको राजा की समस्त शक्तियां तथा विशेष अधिकार धीरे धीरे हस्तांतरित कर दिए गए हैं। वस्तुतः राजमुकुट का तात्पर्य संपूर्ण सरकार से है। सम्राट और राजमुकुट में भेद। सम्राट और राजमुकुट में कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण भेद है जो इस प्रकार है। सम्राट एक व्यक्ति है जबकि राजमुकुट एक संस्था। सम्राट एक व्यक्ति होता है जो एक विशेष समय पर राजपद पर आसीन होता है। इसके विपरीत राजमुकुट एक संस्था है। यह शासन सत्ता का प्रतीक है जिसे विधायी, प्रशासनिक और न्यायिक तीनों ही प्रकार की शक्तियां प्राप्त है। सम्राट जो है एक व्यक्ति होता है जो एक विशेष समय पर राजपद पर आसीन होता है। इसके विपरीत, इसके उलट राजमुकुट एक संस्था है। यह शासन सत्ता का प्रतीक है जिसे विधायी, प्रशासनिक और न्यायिक तीनों ही प्रकार की शक्तियां प्राप्त है। क्लियर? राजमुकुट क्या है? राजमुकुट एक संस्था है, यह शासन सत्ता का प्रतीक है और राजमुकुट को विधायी, प्रशासनिक और न्यायिक तीनों ही प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती है। सम्राट जो है अस्थायी है लेकिन राजमुकुट स्थायी है। सम्राट व्यक्ति होने के नाते जन्म लेता है और मरता है। मानव होने के नाते उसके साथ अन्य मानव जीवन की समस्त क्रियाएं लगी हुई है। उसे सिंहासनच्युत भी किया जा सकता है और वह स्वयं भी सिंहासन का त्याग कर सकता है। इसके विपरीत राजमुकुट जो एक संस्था है, न कभी जन्म ग्रहण करती है और न ही कभी उसकी मृत्यु होती है। ब्रिटिश कानून के प्रसिद्ध व्याख्याता ब्लैकस्टोन ने इसे व्यक्त करते हुए कहा है, हेनरी एडवर्ड तथा जॉर्ज की मृत्यु हो सकती है लेकिन सम्राट सदैव ही जीवित रहते हैं। उनका अभिप्राय यह था कि एक विशेष समय पर सम्राट पद पर आसीन व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, परंतु सम्राट पद जिसे राजमुकुट कहा जाता है अमर है। ठीक है, राजमुकुट क्या है? सम्राट का पद जो है उसको राजमुकुट कहते हैं। ये जो है अमर होता है, इसकी कभी मृत्यु नहीं होती।
इसी अभिप्राय को व्यक्त करने के लिए इंग्लैंड में यह लोकोक्ति भी प्रसिद्ध है कि सम्राट मृत है, सम्राट चिरंजीव हो। द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग। सम्राट वैयक्तिक है, राजमुकुट सामूहिक। सम्राट और राजमुकुट में एक अन्य अंतर वैयक्तिक और सामूहिकता का है। सम्राट का रूप वैयक्तिक है, ठीक है, और राजमुकुट का रूप सामूहिक। राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग एक व्यक्ति द्वारा न होकर अनेक व्यक्तियों द्वारा होता है, अतः राजमुकुट का रूप सामूहिक है तथा शक्ति का प्रयोग करने वाले इस समूह में संसद, मंत्रिमंडल व लोक सेवा के सदस्य सम्मिलित है। वास्तविक प्रशासन में सम्राट जो है शक्तिहीन है, लेकिन राजमुकुट सर्वशक्तिशाली। भूतकाल में सम्राट वास्तविक प्रशासन में सर्वाधिक शक्तिशाली था, किंतु प्रजातंत्र की दिशा में संवैधानिक विकास के साथ साथ सम्राट की शक्तियों का ह्रास होता गया और सम्राट के हाथ से शासन की शक्ति निकलकर मंत्रिमंडल तथा संसद को प्राप्त होती रही। वर्तमान समय में वास्तविक प्रशासन में सम्राट को कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, किंतु राजमुकुट एक संस्था है जिसमें सम्राट के अतिरिक्त मंत्रिमंडल और संसद भी सम्मिलित है। अतः व्यक्ति रूप में सम्राट के हाथ से शक्तियां निकलकर राजमुकुट संस्था को प्राप्त होती रही है और राजमुकुट सर्वशक्तिशाली है। ब्रिटेन में प्रचलित यह कहावत है कि जैसे जैसे प्रजातंत्र का विकास होता है, राजमुकुट की शक्ति बढ़ जाती है। As democracy grows, crown becomes stronger. विरोधाभास प्रतीत होने पर भी नितांत सत्य है। सम्राट और राजमुकुट का भेद वास्तव में राजतंत्र और लोकतंत्र का भेद है। सम्राट राजतंत्र का प्रतीक है और राजमुकुट लोकतंत्र का प्रतीक है। अब आप जानने वाले हैं सम्राट के उत्तराधिकार का नियम। सम्राट के उत्तराधिकारी के संबंध में यही नियम प्रचलित है कि सम्राट अथवा सम्राज्ञी का ज्येष्ठ पुत्र अथवा पुत्री सिंहासनाधिकारी हो, किंतु यदि किसी राजा का पुत्र हो ही नहीं या राजा को किसी कारण पदच्युत कर दिया गया हो तो उसके उत्तराधिकारी की व्यवस्था संसद करती है। उदाहरण के लिए 1689 में स्टुअर्ट वंश के राजा जेम्स द्वितीय के इंग्लैंड छोड़ देने पर ब्रिटिश संसद ने ही विलियम और मैरी को राजा और रानी बनाया और 1701 में रानी एन के कोई संतान न होने के कारण संसद ने उत्तराधिकार नियम पारित कर हैनोवर वंश के राजा जॉर्ज प्रथम को सम्राट का पद प्रदान किया। वर्तमान समय में सम्राट के उत्तराधिकार नियम सन 1702 के उत्तराधिकार के नियम एक्ट ऑफ सेटलमेंट द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। संसद को इन नियमों में परिवर्तन करने का अधिकार है। राजपद के लिए वेतन भत्ते। वर्तमान समय में सम्राज्ञी को व्यक्तिगत रूप से 1,40,00,000 पाउंड प्रति वर्ष दिए जाते हैं। वेतन की समस्त राशि कर मुक्त होती है तथा एक बार संसद द्वारा स्वीकृत राशि में सम्राज्ञी के जीवन काल में कोई कटौती नहीं की जा सकती। शाही परिवार के अन्य सदस्यों को भी राष्ट्रीय कोष से वेतन भत्ते और खर्च के रूप में वार्षिक अनुदान दिया जाता है। यह अनुदान संसद द्वारा संविधि के आधार पर सुनिश्चित किया जाता है तथा इस अनुदान को ही सिविल सूची कहा जाता है। सिविल सूची की राशि संचित निधि पर भारित होती है। अनुमान है कि ब्रिटेन में सम्राट पद पर कुल मिलाकर प्रति वर्ष लगभग 50 लाख पाउंड व्यय होता है। राजमुकुट की शक्तियां अथवा सिद्धांत के रूप में सम्राट की शक्तियां। सिद्धांत रूप में ब्रिटिश सम्राट को अत्यंत व्यापक शक्तियां प्राप्त है। कानून के अनुसार वह व्यवस्थापिका का अविभाज्य अंग, प्रशासन का अध्यक्ष तथा इंग्लैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड में न्यायपालिका का प्रधान है।
समस्त सैन्य शक्तियों का नियंता और चर्च का अध्यक्ष भी है, उसे ब्रिटिश राज्य का मानवीकृत रूप कहना अनुचित न होगा। सम्राट की शक्तियों की स्रोत, सोर्सेस ऑफ द पावर ऑफ किंग। सम्राट की शक्तियों का विकास दो स्रोतों से हुआ है। राजकीय विशेषाधिकार, रॉयल प्रीरोगेटिव्स और संसदीय अधिनियम, पार्लियामेंट्री एक्ट्स। राजमुकुट की शक्तियां, पावर्स ऑफ द क्राउन। राजमुकुट की शक्तियों का अध्ययन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। कार्यपालिका शक्तियां। राजमुकुट का मुख्य संबंध कार्यपालिका से है। इस रूप में उसे कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसे अत्यंत व्यापक शक्तियां प्राप्त है। इस संबंध में उसकी शक्तियां इस प्रकार है। राजमुकुट का सबसे प्रमुख कार्य समस्त राष्ट्रीय कानूनों को क्रियान्वित करना है। राजमुकुट प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्य के सभी उच्च अधिकारी और जल, थल और नभ सेना के समस्त पदाधिकारी राजमुकुट के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। ग्रेट ब्रिटेन के अन्य देशों के साथ संबंध, औपनिवेशिक राज्य तथा अधीनस्थ प्रदेशों का शासन आदि कार्य राजमुकुट के द्वारा ही निर्धारित और संपादित किए जाते हैं। राजमुकुट ही राजदूतों और वाणिज्य दूतों की नियुक्ति करता है। युद्ध की घोषणा तथा संधि वार्ता भी राजमुकुट के अधिकार के अंतर्गत ही आते हैं। राजमुकुट के द्वारा अपराधियों को क्षमा प्रदान करने या उनके दंड को कम करने का कार्य किया जा सकता है। स्थानीय स्वशासन की देखभाल भी राजमुकुट के द्वारा ही की जाती है, क्योंकि इंग्लैंड में स्थानीय स्वशासन केंद्र सरकार के अधिकार में ही है। राजमुकुट राष्ट्रीय कोष का नियंत्रण व संचालन करता है। मंत्रीगण व्यक्तिगत या सामूहिक रूप में जो भी कार्य करते हैं वे राजमुकुट के नाम से ही किए जाते हैं। इस प्रकार कार्यपालिका क्षेत्र में राजमुकुट की कार्यपालिका शक्तियां अत्यंत व्यापक है। ऑग ने राजमुकुट की कार्यपालिका शक्तियों को अमेरिकी राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों के समक्ष बताया है। राजमुकुट की व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां। राजमुकुट को व्यवस्थापन संबंधी अनेक शक्तियां प्राप्त है। ब्रिटेन में कानून निर्माण की शक्ति संसद सहित राजा, किंग इन पार्लियामेंट को प्राप्त है। इस प्रकार राजमुकुट के द्वारा संसद के साथ मिलकर व्यवस्थापन संबंधी शक्तियों का उपयोग किया जाता है। इस संबंध में राजमुकुट की शक्तियां इस प्रकार है। संसद के दोनों सदनों में से द्वितीय सदन यानी लॉर्ड सभा के निर्माण के संबंध में राजमुकुट को शक्ति प्राप्त है। राजमुकुट को पियर बनाने का अधिकार प्राप्त है। राजा के द्वारा जिन लोगों को पियर बनाया जाता है केवल वे ही लॉर्ड सभा के सदस्य होते हैं। लोक सदन के चुनाव की तिथि भी राजमुकुट के द्वारा ही घोषित की जाती है। राजमुकुट संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन बुलाता है और स्थगित करता है। लॉर्ड सभा तो एक स्थायी सदन है, लेकिन राजमुकुट लोक सदन को विघटित कर सकता है। संसद में आरंभ में सम्राट भाषण देता है, जिसमें देश की नीति पर प्रकाश डाला जाता है। वास्तविकता यह है कि सम्राट का भाषण उसके मंत्रियों द्वारा ही तैयार किया जाता है और राजा उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकता। कोई विधेयक उस समय तक कानून का रूप नहीं ले सकता जब तक कि उस पर सम्राट के हस्ताक्षर ना हो जाए। राजमुकुट को अधिराज्यों के संबंध में घोषणाएं व अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। पिछले कुछ वर्षों से राजमुकुट को व्यवस्थापन क्षेत्र में एक और शक्ति प्राप्त हो गई है और वह है सपरिषद आदेश, ऑर्डर्स इन काउंसिल जारी करने की शक्ति। राजमुकुट का यह कार्य मंत्रियों और प्रशासनिक विभागों के माध्यम से करता है और इसे प्रदत्त व्यवस्थापन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। राजमुकुट की न्याय संबंधी शक्तियाँ। सम्राट को न्याय का स्रोत, फाउंटेन ऑफ जस्टिस कहा जाता है और न्यायिक क्षेत्र में भी उसे कुछ शक्तियाँ प्राप्त है। ब्रिटेन के सभी न्यायालय सम्राट के न्यायालय कहलाते हैं। सम्राट ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है।
तथा संसद की प्रार्थना पर उन्हें उनके पद से हटा सकता है। वह अपराधियों के दंड को कम कर सकता है या उन्हें क्षमा प्रदान कर सकता है। धार्मिक क्षेत्र में क्या शक्तियां हैं? सम्राट को धार्मिक क्षेत्र में भी कुछ शक्तियां प्राप्त है। इंग्लैंड में एंग्लिकन चर्च है और रानी एलिजाबेथ के समय से ही सम्राट उसका प्रमुख है। वह चर्च के समस्त अधिकारियों जैसे आर्क बिशप, डीन और कैनन की नियुक्ति करता है। सम्राट कैंटरबरी और यॉर्क के धार्मिक सम्मेलन बुलाता है और इन सम्मेलनों द्वारा पारित नियमों पर सम्राट के हस्ताक्षर उसी प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार संसद द्वारा पारित विधेयकों पर उसके हस्ताक्षर जरूरी है। 1919 में चर्च के प्रबंधन के लिए नेशनल असेंबली नामक संस्था की स्थापना हो गई और इस सभा द्वारा पारित नियमों पर भी राजमुकुट की अंतिम स्वीकृति आवश्यक है। धार्मिक क्षेत्र में सम्राट की स्थिति के कारण ही उसे धर्मरक्षक कहा जाता है। सम्मान का स्रोत। राजमुकुट को अधिकार प्राप्त है कि वह ब्रिटिश नागरिकों को सम्मान सूचक उपाधियां प्रदान कर सके। इस प्रकार की उपाधियों के ड्यूक, वैरन, अर्ल, नाइट तथा लॉर्ड की उपाधियां प्रमुख है। अब आप जानेंगे सम्राट की वास्तविक स्थिति। सम्राट की वास्तविक स्थिति क्या है? सम्राट जो है राज करता है, शासन नहीं। एक्चुअल पोजीशन ऑफ द किंग रेन्स बट डजंट गवर्न। सैद्धांतिक दृष्टि से सम्राट की जिन शक्तियों का उल्लेख किया गया है, व्यवहार में उन शक्तियों का प्रयोग सम्राट द्वारा नहीं बल्कि कैबिनेट द्वारा ही किया जाता है। सम्राट तो कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है जो राज्य करता है, शासन नहीं। ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है और इस कारण प्रत्येक सार्वजनिक कार्य के लिए मंत्रीगण संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यह नितांत स्वाभाविक है कि शक्ति और उत्तरदायित्व साथ साथ चलते हैं। अतः वास्तविक रूप में शासन की शक्तियों का प्रयोग भी मंत्रीगणों के द्वारा ही किया जाता है, सम्राट द्वारा नहीं। सम्राट की शक्तियों का वर्णन करते हुए फाइनर ठीक कहता है कि यह विशाल गगनचुंबी तथा वैभवपूर्ण अट्टालिका है जिसके अंदर राजनीतिक शक्ति का एक शून्य स्थान है। ट्यूडर काल तक सम्राट का पद वास्तव में शक्ति और प्रभाव का पद था। महारानी एलिजाबेथ प्रथम एक शक्तिशाली शासिका थी, किंतु उनके बाद से ही सम्राट पद की शक्तियां कम होनी प्रारंभ हो गई। 17वीं सदी में असीमित राजतंत्र और मर्यादित राजतंत्र के समर्थकों के बीच जो संघर्ष हुआ, उसके परिणाम सम्राट पद के लिए घातक हुए। सन 1649 में सम्राट पद को समाप्त करके गणतंत्र की स्थापना की गई। यद्यपि यह गणतंत्र 11 वर्ष ही चला और 1660 में सम्राट पद को पुनर्जीवित कर चार्ल्स द्वितीय को सम्राट बना दिया गया, किंतु इसके साथ सम्राट पद की शक्तियां पुनर्जीवित ना हो सकी। अब सम्राट प्रशासन में छाया मात्र ही रह गया और वास्तविक सत्ता संसद के हाथ में पहुंच गई। 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति ने सम्राट पद की शक्तियां सदैव के लिए कम कर दी और सम्राट पर संसद की सर्वोच्चता स्थापित हो गई। इसके बाद जैसे जैसे कैबिनेट का विकास होता गया, सम्राट की शक्तियों का ह्रास होता गया। सम्राट की शक्तियों के ह्रास में हैनोवर वंश ने बहुत योग दिया। हैनोवर वंश के प्रथम 2 राजा जॉर्ज प्रथम और जॉर्ज द्वितीय न तो अंग्रेजी भाषा से परिचित थे और न ब्रिटिश राजनीति में उनकी कोई रुचि थी, अतः उनके द्वारा मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता न की जाने पर प्रधानमंत्री के पद का विकास हुआ। जॉर्ज तृतीय ने राजपद की शक्तियों को पुनर्जीवित करने की अथक चेष्टा की, किंतु वे इसमें असफल हो गए। वे इसमें सफल नहीं हुए। अब प्रधानमंत्री तथा कैबिनेट के सदस्यों की नियुक्ति और पदच्युति के संबंध में निश्चित परंपराएं स्थापित हो गई और सम्राट इस संबंध में अपने विवेक का प्रयोग नहीं कर सकता था। सन 1834 में विलियम चतुर्थ ने संसद में बहुमत रहते हुए मेलबोर्न मंत्रिमंडल को पदच्युत करने का प्रयत्न किया था, किंतु वह इसमें सफल नहीं हुआ।
समस्त अनिच्छा के बावजूद 1833 में सम्राट को प्रथम सुधार अधिनियम पर अपनी स्वीकृति देनी पड़ी और रानी विक्टोरिया 1837 से 1901 जिनका जीवन काल रहा तक रानी विक्टोरिया 1837 से 1901 तक सम्राट का पद पूर्णतया मर्यादित शक्तियों का पद बन गया। वर्तमान समय में सम्राट शासन का औपचारिक प्रधान है तथा उसके अधिकार नाम मात्र के हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में निश्चित परंपराएं हैं और वह लोक सदन के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद प्रदान करने के लिए बाध्य है। कैबिनेट के सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है और इसमें सम्राट की इच्छा का कोई महत्व नहीं है। सम्राट की व्यवस्थापन संबंधी शक्तियों के विषय में भी यही स्थिति है। संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन बुलाने और स्थगित करने का कार्य निश्चित परंपराओं और प्रधानमंत्री की मंत्रणा के आधार पर किया जाता है। जहां तक लोक सदन को विघटित करने की शक्ति का संबंध है, सम्राट इस शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री की मंत्रणा के आधार पर ही कर सकते हैं। संसद में सम्राट के द्वारा जो भाषण पढ़ा जाता है वह मंत्रिमंडल के द्वारा ही तैयार किया हुआ होता है और सम्राट इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। यद्यपि सैद्धांतिक रूप में सम्राट की स्वीकृति के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता, किंतु व्यवहार में सम्राट किसी विधेयक को अस्वीकृत नहीं कर सकता है। निषेधाधिकार इस दृष्टि से अब एक मृत प्रथा है कि पिछले 290 वर्षों में इसका कभी प्रयोग नहीं किया गया है। साम्राज्ञी एन ने 1707 ईस्वी में स्कॉच मिलिशिया विधेयक पर इसका अंतिम बार प्रयोग किया था। सम्राट की अन्य शक्तियों के संबंध में भी यही सत्य है। सम्राट को न्याय का स्रोत समझा जाता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वह देश की न्यायिक कार्यवाही में कोई हस्तक्षेप कर सकता है। सन 1701 के उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार न्यायाधीश सदाचार पर्यंत अपने पद पर कार्य करते हैं और सम्राट उन्हें पदच्युत नहीं कर सकता। सम्राट अपराधियों को क्षमा प्रदान करने की शक्ति का प्रयोग भी गृह मंत्री के परामर्श के आधार पर ही कर सकता है। राजा को सम्मान का स्रोत कहा जाता है, किंतु उपाधियां वितरित करने का कार्य वह अपने ही विवेक के आधार पर नहीं कर सकता। पियर या लॉर्ड बनाने के संबंध में सम्राट को प्रधानमंत्री के परामर्श के अनुसार ही कार्य करना होता है और अन्य उपाधियां प्रदान करने के संबंध में भी यही स्थिति है। इस प्रकार यह नितांत स्पष्ट है कि राजा के अधिकार शून्यवत है, वे औपचारिक है, वास्तविक नहीं। सैद्धांतिक रूप में सम्राट के जो भी अधिकार बताए जाते हैं, व्यवहार में उनका प्रयोग प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों के द्वारा ही किया जाता है और वे ही इसके लिए उत्तरदायी भी होते हैं। सम्राट जो है कोई त्रुटि नहीं कर सकता। द किंग कैन डू नो रॉन्ग। द किंग कैन डू नो रॉन्ग। वर्तमान समय में शासन व्यवस्था के अंतर्गत सम्राट की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करने के लिए एक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है और वह है सम्राट कोई त्रुटि नहीं कर सकता। शाब्दिक दृष्टि से इसका अर्थ यह है कि सम्राट जो कुछ भी करता है ठीक ही करता है और उसके किसी भी कार्य में कोई त्रुटि नहीं होती। किंतु सम्राट के संबंध में प्रचलित इस कहावत का संवैधानिक महत्व भी है, जिसे निम्न रूपों में समझा जा सकता है। सम्राट जो है कानून के ऊपर है। सम्राट कोई त्रुटि नहीं कर सकता, अतः स्वाभाविक रूप से वह कानून के परे होता है और उसके विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती। ब्रिटिश सम्राट न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से मुक्त है और उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में दीवानी या फौजदारी अभियोग नहीं चलाया जा सकता। कानून की दृष्टि में राजा कभी अपराधी हो ही नहीं सकता। डायसी के अनुसार सम्राट प्रधानमंत्री को गोली मार दे तो भी इंग्लैंड में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जिसके आधार पर उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सके। सम्राट स्वविवेक से नहीं वरन कैबिनेट के परामर्श से कार्य करता है, अतः उसके कार्यों के लिए कैबिनेट ही उत्तरदायी है। सम्राट कोई भी कार्य स्वविवेक से नहीं करता। उसके द्वारा अपने सभी कार्य कैबिनेट के परामर्श से ही किए जाते हैं।
कार्टर के शब्दों में राजमुकुट की शक्तियों का उसी प्रकार से प्रयोग किया जाता है जिस प्रकार से संसद के समर्थन के आधार पर कैबिनेट उनका प्रयोग करना चाहती है। स्वाभाविक रूप में सम्राट के नाम से किए गए कार्यों के लिए सामूहिक रूप से कैबिनेट या व्यक्तिगत रूप से संबंधित मंत्री ही उत्तरदायी है, स्वयं सम्राट नहीं। इस प्रकार राजा कोई भी कार्य स्वविवेक के आधार पर नहीं करता और इस कारण उसमें कोई त्रुटि होने की आशंका नहीं है। कहा जाता है कि एक बार चार्ल्स द्वितीय के शयन कक्ष के द्वार पर एक दरबारी ने ये पंक्तियां लिख दी थी। यहाँ सोते हैं सम्राट हमारे अधिराज, विश्वास नहीं करता जिनकी बातों पर कोई, कभी कम अक्ली की बात नहीं करते हैं, कभी कम अक्ली की बात नहीं कहते हैं और न करते हैं बुद्धि की बात ही कोई। इन पंक्तियों को पढ़कर राजा चार्ल्स ने कहा था, यह नितांत सत्य है, क्योंकि राजा के शब्द तो उसके अपने होते हैं, उसके कार्य उसके मंत्रियों के होते हैं। अवैधानिक कार्य के लिए किसी को सम्राट के नाम पर उन्मुक्ति नहीं मिल सकती है। उपयुक्त सूत्र एक और सिद्धांत का प्रतिपादन करता है और वह यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने असंवैधानिक कार्य के लिए सम्राट के नाम पर मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। इस संबंध में सीधा साधा तर्क यह है कि जब सम्राट स्वयं कोई त्रुटि नहीं करता तो उसके द्वारा किसी को गलती करने के लिए अधिकृत भी नहीं किया जा सकता है। कोई भी मंत्री अपने द्वारा किए गए अवैध कार्यों के लिए सम्राट के आदेशों की शरण नहीं ले सकता और सम्राट की वैध उन्मुक्तियों के नाम पर अपनी रक्षा नहीं कर सकता। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1678 के थॉमस ऑसबोर्न अर्ल ऑफ डेनबी के अभियोग में हुआ। डेनबी पर फ्रांस स्थित ब्रिटिश राजदूत को एक पत्र लिखने के अपराध में संसद ने उन पर फौजदारी और दुष्चरित्रता का अभियोग लगाया। डेनबी ने अपने बचाव में कहा कि उक्त पत्र सम्राट के आदेश के अधीन लिखा गया था और सम्राट कोई गलती नहीं कर सकता, अतः वह दोषी नहीं है। स्वयं सम्राट के द्वारा भी डेनबी के कथन की पुष्टि करते हुए अपनी ओर से क्षमादान का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन संसद ने डेनबी के तर्क को अस्वीकार करते हुए कहा कि मंत्री की त्रुटियों के लिए स्वयं मंत्री ही उत्तरदायी है, सम्राट नहीं। तभी से यह सिद्धांत चला आ रहा है कि मंत्री या अन्य अधिकारी अपने अवैध कार्यों के लिए सम्राट के नाम पर मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। प्रशासन में सम्राट की स्थिति और प्रभाव क्या है? ब्रिटिश शासन व्यवस्था में सम्राट की वास्तविक स्थिति को समझने के लिए हमारे द्वारा शक्ति और प्रभाव में अंतर कर लिया जाना चाहिए। यह तथ्य है कि ब्रिटिश सम्राट एक संवैधानिक शासक मात्र है और वह राज्य करता है, शासन नहीं। लेकिन इस आधार पर वास्तविक प्रशासन में उसे एक स्वर्णिम शून्य, गोल्डन जीरो या रबर की मुहर नहीं कहा जा सकता। ग्लेडस्टोन के शब्दों में 17वीं सदी में सम्राट की स्थिति में जो परिवर्तन हुए हैं उनके कारण शक्ति के स्थान पर लाभदायक प्रभाव की स्थापना हो गई। वास्तविक प्रशासन में सम्राट एक निष्क्रिय इकाई नहीं है। ब्रिटिश राज्य का प्रमुख होने के नाते ब्रिटिश राज्य और जनता के हितों की रक्षा उसका पवित्र कर्तव्य है और अपने इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए उसके द्वारा निरंतर अपने प्रभाव का उपयोग किया जाता है। सम्राट अपने इस प्रभाव का उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं उसे स्पष्ट करते हुए बैजहार्ट का कहना है कि प्रशासन तथा नीति निर्धारण के संबंध में सम्राट को 3 महत्वपूर्ण राजनीतिक अधिकार प्राप्त है: परामर्श के लिए पूछे जाने का अधिकार, प्रोत्साहित करने का अधिकार और चेतावनी देने का अधिकार। इन अधिकारों का महत्व बताते हुए वे लिखते हैं कि एक बुद्धिमान सम्राट को इनके अतिरिक्त अन्य किन्हीं अधिकारों की आवश्यकता नहीं है। सम्राट अपने इन अधिकारों के आधार पर वास्तविक प्रशासन को किस सीमा तक प्रभावित करता है, इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि संसदीय शासन की परंपरा के अनुसार सम्राट और प्रधानमंत्री के मध्य की मंत्रणा को गुप्त रखा जाता है। लेकिन फिर भी शासन पर सम्राट के प्रभाव के कुछ निश्चित प्रमाण उपलब्ध है।
रानी विक्टोरिया का जो पत्र व्यवहार प्रकाशित हुआ है और हैरोल्ड निकल्सन के द्वारा सम्राट पंचम की जो आत्मकथा जॉर्ज वर्सेस हिज लाइफ एंड रेन लिखी गई, उनसे यह बात नितांत स्पष्ट हो जाती है कि सम्राट चाहे कितना ही शक्तिहीन क्यों न हो गया हो, वह अब भी प्रशासनिक क्षेत्र में घटना चक्र की पर्याप्त सीमा तक प्रभावित करने की क्षमता रखता है। यह एक सर्वविदित बात है कि रानी विक्टोरिया के द्वारा वास्तविक प्रशासन में निरंतर हस्तक्षेप किया जाता था और उनके द्वारा अनेक बार किन्हीं विशेष व्यक्तियों को मंत्रिमंडल में शामिल करवाने या न करवाने में सफलता प्राप्त की गई। यद्यपि उनके अधिकार इतने प्रभावशाली नहीं थे, लेकिन ब्रिटिश राजनीति पर उसका प्रभाव नगण्य नहीं है। एडवर्ड सप्तम ने लॉर्ड जॉर्ज के विवादास्पद बजट और लॉर्ड सभा के सुधारों में सक्रिय भूमिका अदा की थी और वे वैदेशिक संबंधों के क्षेत्र में तो विशेष रूप से सक्रिय थे। उनके एक घनिष्ठ सहयोग लॉर्ड ईसर का तो विचार है कि उन्होंने रानी विक्टोरिया की अपेक्षा भी अधिक महत्वपूर्ण ढंग से शासन कार्य को प्रभावित किया। वास्तविक प्रशासन में सम्राट के प्रभाव का एक कारण यह है कि सम्राट व्यक्तिगत रूप में कुछ ऐसे कार्यों का संपादन करता है जिन्हें अन्य कोई नहीं कर सकता। वह विदेशी राजदूतों का स्वागत करता है, पीयर नियुक्त करता है, उपाधियां देता है और सिंहासन भाषण देता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति और लोक सदन का विघटन भी वही करता है। यद्यपि इन कार्यों में उसकी शक्ति नहीं के बराबर है, लेकिन कुछ दशाओं में वह अपने विवेक से कार्य कर सकता है और व्यवहार में ऐसा किया भी गया है। सन 1894 में प्रधानमंत्री पद के अनेक उम्मीदवार थे और लॉर्ड रोजबरी को प्रधानमंत्री बनाने में रानी विक्टोरिया ने अपने विवेक का प्रयोग किया था। 1931 में रैमजे मैकडॉनल्ड के नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार का जो गठन किया गया, उसमें तो निश्चित रूप से सम्राट ने ही पहल की थी और इसी कारण इस घटना को राजमहल की क्रांति पैलेस रिवॉल्यूशन ऑफ 1931 की संज्ञा दी जाती है। 1945 में मजदूर दलीय सरकार के अंतर्गत अर्नेस्ट बेविन को विदेश सचिव बनवाने में सम्राट सप्तम जॉर्ज का हाथ था। 1957 में जब मिस्र के विरुद्ध असफल सैनिक कार्यवाही के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री ईडन को त्यागपत्र देना पड़ा, तो अनुदार दल में नेता पद के लिए दो व्यक्ति थे, बटलर और मैकमिलन। रानी ने चर्चिल और सैलिसबरी से मंत्रणा कर बटलर के स्थान पर मैकमिलन को प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। इसी प्रकार की स्थिति 1963 में मैकमिलन के त्यागपत्र के बाद उत्पन्न हुई। इस समय अनुदार दल में अनेक प्रत्याशी थे और बटलर इनमें प्रमुख थे, लेकिन रानी ने अप्रत्याशित रूप से लॉर्ड ह्यूम को प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि यद्यपि सम्राट शक्तिहीन है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री के चुनाव तथा अन्य कुछ बातों में विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत उसके द्वारा प्रभाव का उपयोग किया जाता है। राजा के प्रभाव के आधार। वास्तविक प्रशासन में राजा को जो भी प्रभाव प्राप्त है, उसके कुछ विशेष कारण या आधार है, जिनकी विवेचना निम्न प्रकार है। व्यक्तित्व। कार्टर ने लिखा है कि शासन पर सम्राट का प्रभाव औपचारिक शक्तियों की अपेक्षा उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। यदि राजा का व्यक्तित्व प्रभावशाली है, तो मंत्रीगण स्वतः ही उसके व्यक्तित्व के सम्मुख नतमस्तक हो जाते हैं। प्रशासन पर रानी विक्टोरिया के प्रभाव का एक प्रमुख कारण उनका भव्य व्यक्तित्व ही था। राजा के प्रभाव का एक अन्य आधार है अनुभव। राजा के प्रभाव का दूसरा कारण उन्हें प्राप्त दीर्घ अनुभव है। राजा जीवन भर शासन का अध्यक्ष रहता है और अपने इस दीर्घ काल में आंतरिक राजनीति के अंतर्गत अनेक मंत्रिमंडलों का उत्थान और पतन तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अनेक उतार चढ़ाव देख लेता है। अपने इस दीर्घकालीन अनुभव के आधार पर वह अपने परामर्श से मंत्रिमंडल को प्रभावित कर सकता है। राजनीतिक निष्पक्षता।
राजा के प्रभाव का एक आधार उसकी राजनीतिक निष्पक्षता है। वह किसी एक राजनीतिक दल का नेता ही नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रिटिश जनता और राष्ट्र का प्रधान होता है। उसके द्वारा इसी दृष्टिकोण से कार्य किया जाता है। प्रधानमंत्री और मंत्रीगण भी सम्राट की राजनीतिक निष्पक्षता से परिचित होते हैं। इस कारण उनके द्वारा सम्राट के परामर्श को उचित महत्व दिया जाता है। संसदीय शासन की कार्य पद्धति राजा के प्रभाव का एक कारण संसदीय शासन की कार्य पद्धति भी है। शासन का अध्यक्ष होने के नाते मंत्रिमंडल की समस्त कार्यवाही और परराष्ट्र विभाग का समस्त पत्र व्यवहार उसके पास पहुंचता है। राजा का अपना कर्मचारी मंडल होता है। उसका एक मंत्री भी होता है जिसे राजा का आत्मसाधक कॉन्सेंस कीपर कहा जाता है। इस मंत्री का कर्तव्य राजा को समस्त राजनीतिक घटनाओं की सूचना देना होता है। इन सब के अतिरिक्त प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह सम्राट को मंत्रिमंडल के निश्चयों से अवगत कराए। ये सभी बातें सम्राट को ऐसी स्थिति प्रदान कर देती है कि यदि उसमें क्षमता है तो वह शासन कार्य को प्रभावित कर सके। पद की महत्वता इन सब के अतिरिक्त सम्राट के प्रभाव का अंतिम कारण सम्राट पद की महत्वता है। सम्राट का पद ऐतिहासिक महत्व रखता है और वर्तमान समय में भी ब्रिटिश राज्य में इसको सर्वोच्च महत्व प्राप्त है। स्वाभाविक रूप से सम्राट के द्वारा जो भी परामर्श दिया जाता है मंत्रिमंडल उसका पर्याप्त महत्व मानते हुए उस पर विचार करने का कार्य करता है। राजपद का औचित्य या उपयोगिता। राजपद की क्या उपयोगिताएं हैं? ब्रिटेन विश्व में प्रजातंत्र का अग्रदूत देश रहा है और आज प्रजातंत्र के युग में ब्रिटेन में प्रजातंत्रीय भावना अन्य किसी भी देश की तुलना में कम नहीं है। ऐसी स्थिति में ब्रिटेन में राजा का पद एक राजनीतिक असंगति है, लेकिन ब्रिटिश व्यक्ति अपने अत्यधिक व्यवहारिक दृष्टिकोण के कारण इस प्रकार की असंगतियों को निभाना भली भांति जानते हैं और ब्रिटिश राजपद के संबंध में भी ऐसी ही स्थिति है। विश्व के अन्य देश में जहां राजतंत्र समाप्त होता जा रहा है, ब्रिटिश निवासी ऊंचे स्वर में सम्राट चिरंजीवी हो, लॉन्ग लिव द किंग के नारे लगाते हैं और राजतंत्र की लोकप्रियता निरंतर बढ़ती जा रही है। सर विंस्टन चर्चिल के शब्दों में हम सभी लोगों के हृदय में राजतंत्र गहरा बैठा हुआ है और यह हम सभी को अत्यधिक प्रिय है। गणतंत्र आंदोलन और उसका अंत। वर्तमान समय में तो राजतंत्र बहुत अधिक लोकप्रिय है, लेकिन यह लोकप्रियता बहुत अधिक पुरानी नहीं है और इसके पूर्व राजपद को जन विरोध का सामना करना पड़ा है। स्टुअर्ट राजाओं के काल में तो राजपद और ब्रिटिश जनता के बीच तीव्र संघर्ष हुआ ही था। इसके बाद विलियम ऑफ ऑरेंज और प्रथम दो जॉर्ज राजाओं को भी उनके विदेशी होने के कारण ब्रिटिश जनता अपनी भक्ति नहीं दे सकी थी। जॉर्ज तृतीय ने देशभक्त राजा पैट्रियट किंग बनने का प्रयत्न किया, किंतु अपने शासनकाल के अंतिम 5 वर्षों में उनका मस्तिष्क विकृत हो जाने के कारण राजपद के सम्मान में कोई वृद्धि नहीं हुई। जॉर्ज चतुर्थ और विलियम चतुर्थ ने ऐसा अनियमित जीवन व्यतीत किया कि वे सम्मान के पात्र नहीं हो सकते थे और रानी विक्टोरिया अपने शासन के प्रथम वर्षों में विशेष विख्यात नहीं थी और उनकी आलोचना होती रही थी। धीरे धीरे राजपद का विरोध इतना बढ़ गया कि 1871 में गणतंत्रवादी आंदोलन ही चल पड़ा, जिसका लक्ष्य राजतंत्र को समाप्त करना था। लंदन में एक गणतंत्रीय क्लब की स्थापना हुई और चार्ल्स ब्रैडला इसके प्रथम सभापति हुए। उस समय बड़ी उत्तेजना फैली जब इस विचारधारा को सर चार्ल्स डिल्के जैसे प्रसिद्ध व्यक्तियों ने ग्रहण कर लिया और चैम्बरलेन ने भविष्यवाणी की कि गणतंत्र अवश्य स्थापित होगा और जिस गति से हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं वह हमारे समय में ही स्थापित हो जाएगा। किंतु कुछ वर्षों में यह आंदोलन धीमा पड़ गया और रानी विक्टोरिया ने डिल्के को मंत्री पद पर नियुक्त करने के पूर्व उन्हें इस बात के लिए बाध्य किया
कि वह राजतंत्र विरोधी विचारों के विरुद्ध स्वमत घोषित करे। 1878 के बाद ब्रिटेन में गणतंत्रात्मक भावनाएं कभी गंभीर रूप से व्यक्त नहीं की गई है और आज स्थिति यह है कि साम्यवादियों को छोड़कर, जिनकी संख्या ब्रिटेन में बहुत कम है, सभी राजनीतिक दल एक दूसरे से बढ़ चढ़कर राजतंत्र का गुणगान करते हैं। श्रमिक दल के एक प्रमुख नेता हर्बर्ट मॉरिसन ने लिखा है, विश्व में कोई भी राजतंत्र हमारे राजतंत्र से ज़्यादा सुरक्षित या जनता द्वारा सम्मान प्राप्त नहीं है। राजपद का औचित्य। स्वाभाविक रूप से प्रश्न उपस्थित होता है कि वर्तमान समय में जबकि विश्व के लगभग सभी देशों में राजतंत्र समाप्त होता जा रहा है, ब्रिटेन में ही राजापद इतना अधिक सम्मानित कैसे बना हुआ है। ब्रिटेन में राजपद के बने रहने और उसके इतने अधिक सम्मानित होने के कारणों की विवेचना निम्न रूपों में की जा सकती है। ऐतिहासिक महत्व की संस्था। राजपद इंग्लैंड में सर्वोच्च ऐतिहासिक महत्व की संस्था है। इंग्लैंड में 829 ईस्वी में सम्राट एल्बर्ट के समय से राजतंत्र चला आ रहा है और इस प्रकार यह लगभग 1168 वर्ष पुराना है। ब्रिटेन में इस लंबे इतिहास में केवल 11 वर्ष 1649 से 1660 के लिए क्रामवेल के नेतृत्व में गणतंत्र को अपनाया गया, लेकिन यह प्रयोग असफल रहा और इसकी असफलता ने राजतंत्र की प्रतिष्ठा में वृद्धि ही की। 1660 में ब्रिटेन में फिर से राजतंत्र की स्थापना कर दी गई। अपने इस लंबे इतिहास के कारण राजपद ब्रिटिश जनता के स्वभाव के साथ जुड़ गया है और अपने रूढ़िवादी स्वभाव के कारण उसके लिए राजतंत्र के बिना ब्रिटिश राज्य की कल्पना करना भी लगभग असंभव हो गया है। ऑक के शब्दों में राजतंत्र इंग्लैंड की अपनी संस्था है, बाहर से आयात करके लाई हुई संस्था नहीं है। विक्टोरिया के समय से ब्रिटिश सम्राटों का प्रभावशाली व्यक्तित्व और गौरवपूर्ण भूमिका। वर्तमान समय में राजपद को जो इतना अधिक सम्मान प्राप्त है, उसका बहुत अधिक श्रेय राजपद धारण करने वाले व्यक्तियों के व्यक्तित्व और कार्यों को दिया जा सकता है। रानी विक्टोरिया ने अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व और बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार वैधानिक शासिका के रूप में कार्य करके राजपद के लिए सम्मान अर्जित किया। एडवर्ड सप्तम की मिलनसार प्रवृत्ति और सबके प्रति विनोद प्रिय व्यवहार ने राजपद को प्रसिद्ध बनाया। जॉर्ज पंचम ने अपने व्यक्तिगत संपर्क, कर्मठता तथा महायुद्ध में विजय प्राप्त कर राजतंत्र की जड़ें गहरी कर दी और प्रजाजनों के पिता के रूप में ख्याति प्राप्त कर ली। उसके उत्तराधिकारी एडवर्ड अष्टम, जिन्हें प्रसन्न मुख राजकुमार कहा जाता था, जनता में अत्यधिक लोकप्रिय थे और उनकी प्रत्येक मुद्रा पर जनता करतल ध्वनि करती थी। षष्ठ जॉर्ज द्वितीय महायुद्ध के सबसे बुरे दिनों में लंदन में ही बने रहे और अपने आप को जनता के सुख दुख का भागीदारी बनाकर गहरा प्रेम और श्रद्धा प्राप्त की। उनकी पुत्री एलिजाबेथ द्वितीय ने अपनी हंसमुख प्रकृति और सद्गुणों से जनता का मन मोह लिया। इस प्रकार सम्राट पद का अतीत बहुत अधिक सराहनीय रहा है। राजपद का लोकतंत्रीकरण। वर्तमान समय में इंग्लैंड के राजपद के बने रहने का सबसे बड़ा कारण है राजपद का लोकतंत्रीकरण। यदि इंग्लैंड के राजाओं ने सोवियत रूस के राजाओं अथवा मैं राजा हूँ कहने वाले फ्रांस के लुई 14वें की भांति व्यवहार किया होता, तो इंग्लैंड का राजपद भी उसी तरह समाप्त हो गया होता जिस तरह रूस अथवा फ्रांस के राजतंत्र समाप्त हो गए। लेकिन इंग्लैंड के राजाओं ने बदलती हुई परिस्थितियों को समझा और 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के बाद वे लोकतंत्र के विकास में कभी भी बाधक नहीं हुए। उन्होंने लोकतंत्र को विकास की प्रक्रिया का अनिवार्य परिणाम समझा और उसके विकास में कभी अनजाने में, कभी जानबूझकर और कभी व्यवस्थापूर्वक सहयोग दिया। रानी एने, विलियम और मेरी तथा प्रथम 2 जॉर्ज राजाओं का योग इस संबंध में विशेषतः उल्लेखनीय है। विशेष बात यह है कि राजपद का लोकतंत्रीकरण शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है। इसने उभय पक्षों में स्नेह और सम्मान को जन्म दिया है।
वर्तमान समय में तो राजपथ लोकतंत्र का प्रतीक बन गया है। राजपथ के लोकतंत्रीकरण को दृष्टि में रखते हुए ही ऑग ने ब्रिटिश शासन व्यवस्था को राजमुकुटधारी गणतंत्र क्राउन रिपब्लिक के नाम से पुकारा है। सम्राट के व्यक्तिगत अधिकार और कार्य। राजनीतिक क्षेत्र में सम्राट पद का प्रतीकात्मक मूल्य ही नहीं है, बल्कि इसके द्वारा कुछ उपयोगी और आवश्यक कार्य भी किए जाते हैं। वह संसद का अधिवेशन बुलाता, स्थगित करता और लोक सदन को विघटित करता है, उद्घाटन भाषण देता है, प्रधानमंत्री, अन्य मंत्रियों तथा अनेक अधिकारियों की नियुक्ति करता है और सपरिषद आदेश सम्राट की उपस्थिति में ही जारी किए जाते हैं। सम्राट के ये सब कार्य औपचारिक अवश्य हैं, लेकिन उनके साथ ही यह तथ्य है कि उन्हें केवल ब्रिटिश राज्य के संवैधानिक प्रधान यानी सम्राट द्वारा ही किया जा सकता है, अन्य किसी अधिकारी द्वारा नहीं। सम्राट सर्वोच्च सलाहकार के रूप में भूतकाल में मंत्री परामर्श देते थे और सम्राट निर्णय करते थे। वर्तमान समय में यद्यपि निर्णय कैबिनेट करती है, लेकिन सम्राट के द्वारा परामर्श अवश्य ही दिया जाता है। सम्राट को शासन संबंधी समस्त सूचनाएं प्राप्त होती है। आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर जानकारी देने के लिए उसका अपना कर्मचारी मंडल होता है। जब इस प्रकार के समस्त ज्ञान और अनुभव से संपन्न व्यक्ति प्रधानमंत्री को परामर्श देता है, तब उसके परामर्श का आवश्यक रूप से प्रभाव पड़ता है। उसके परामर्श को महत्वपूर्ण बनाने वाले तथ्य हैं लंबे अनुभव से प्राप्त विशेष ज्ञान और दलीय राजनीति से अलग रहते हुए राष्ट्रीय हितों की चिंता। सम्राट मध्यस्थ के रूप में। सम्राट के द्वारा मध्यस्थ के रूप में भी उपयोगी कार्य किया जाता है। सम्राट का व्यक्तित्व बहुत अधिक प्रतिष्ठित और राजनीतिक दृष्टि से निष्पक्ष होने के कारण उसके द्वारा मध्यस्थ का कार्य बहुत अधिक सफलतापूर्वक किया जा सकता है। 1914 में लॉर्ड जॉर्ज ने होम रूल बिल पर समझौता कराने का प्रयत्न किया था और 1916 में सम्राट के निजी सचिव ने एस्क्विथ और लॉर्ड जॉर्ज के विवाद को सुलझाने की चेष्टा की थी। एटली लिखते हैं, सम्राट एक रेफरी की तरह है, यद्यपि अब ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं जब उसे सीटी बजाने की आवश्यकता पड़े। सम्राट ब्रिटिश राष्ट्र की एकता का प्रतीक। सम्राट न केवल ब्रिटिश शासन वरन ब्रिटिश राष्ट्र की एकता का प्रतीक है। ब्रिटिश सम्राट किसी एक पक्ष का नहीं वरन सभी का सम्राट है और सम्राट के राज्य आरोहण, राज तिलक तथा अन्य अवसरों पर सभी व्यक्ति जिस रूप में राजभक्ति व्यक्त करते हैं, उसके परिणाम स्वरूप देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावनाओं को बल मिलता है। विशेष बात यह है कि विरोधी दल भी सम्राट के प्रति उतनी ही भक्ति रखता है जितने कि शासक दल। इसी आधार पर जेनिंग्स कहते हैं कि हम एक ही समय में शासन को बुरा कह सकते हैं, साथ ही सम्राट का जय जयकार कर सकते हैं। युद्ध आदि अवसरों पर जब सम्राट घोषणा करता है कि तुम्हारा सम्राट तथा तुम्हारा देश तुम्हारी सेवाएं चाहता है, और जब उसके द्वारा स्वयं युद्ध केंद्रों का निरीक्षण किया जाता है, तो नागरिकों में देशभक्ति की भावना का ज्वार उमड़ पड़ता है। ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव का साधन। न केवल आंतरिक राजनीति वरन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से भी ब्रिटेन के लिए सम्राट पद का बहुत अधिक महत्व है। 19वीं सदी में ब्रिटेन का जो विश्वव्यापी साम्राज्य स्थापित हुआ, उसका एक आधार सम्राट का व्यक्तित्व भी था और सम्राट ने ब्रिटिश साम्राज्य के स्थायित्व में भी योग दिया। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ब्रिटेन को जो भी थोड़ा बहुत महत्व प्राप्त है, उसका एक बड़ा आधार राष्ट्रमंडल है और राष्ट्रमंडल सम्राट के व्यक्तित्व पर ही टिका हुआ है। ब्रिटिश राजनीतिज्ञ भी इस बात से परिचित है। इसी कारण उनके द्वारा स्टैट्यूट ऑफ वेस्टमिनिस्टर के आधार पर इस प्रतीक को दृढ़ करने की चेष्टा की गई है। सम्राट अपनी यात्राओं के आधार पर भी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ब्रिटिश प्रभाव को बढ़ाने की चेष्टा करता है। ब्रिटिश सम्राट का सामाजिक व्यक्तित्व। ब्रिटिश सम्राट का देश के सामाजिक ढांचे पर भी पर्याप्त प्रभाव है। जब कभी सम्राट किसी सामाजिक उत्सव में सम्मिलित होता है, तो उत्सव की शोभा बहुत अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि जनता भारी संख्या में सम्राट के दर्शनार्थ उपस्थित होती है।
समाज में सम्राट की अपील को बहुत महत्व दिया जाता है। सम्राट ब्रिटिश समाज का नेता है और धार्मिक तथा नैतिक जीवन, फैशन, साहित्य और कलाओं पर उसका अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। सम्राट पद का मनोवैज्ञानिक महत्व। सम्राट पद का मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्व है। यह जनता के सरकार और राज्य का सरकार रूप है और राजभक्ति के माध्यम से देशभक्ति का संचार करता है। साधारण व्यक्ति राष्ट्र, सरकार तथा देश जैसे अमूर्त शब्दों की अपेक्षा राजा जैसे मूर्त शब्द को आसानी से ग्रहण कर सकता है। सम्राट पद ब्रिटिश लोकतंत्र को एक प्रकार की भव्यता प्रदान करने का कार्य भी करता है। निरंतरता तथा स्थायित्व का प्रतीक। ब्रिटिश जनता रूढ़िवादी और राष्ट्रीय शासन में क्रांतिकारी परिवर्तनों के विरुद्ध है और वह राजपद को इस कारण भी बनाए रखना चाहती है कि राजपद ब्रिटिश जीवन के आधारभूत मूल्यों की रक्षा का साधन समझा जाता है। बारकर के अनुसार राजतंत्र क्रांतिकारी कल्पनाओं और चमत्कारिक परिवर्तनों को रोकने में सहायक है। ब्रिटिश सम्राट के संबंध में महत्व की बात यह है कि क्रांतिकारी कल्पनाओं के विरुद्ध होते हुए भी यह प्रगति और प्रजातांत्रिक विकास के मार्ग में बाधक नहीं है। संसदीय प्रजातंत्र में राजपद की उपयोगी भूमिका। संसदीय प्रजातंत्र में कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान के साथ साथ एक औपचारिक प्रधान की भी आवश्यकता होती है। इस औपचारिक प्रधान को कुछ विशेष कार्य करने होते हैं, जैसे एक प्रधानमंत्री के त्यागपत्र के बाद दूसरे प्रधानमंत्री को पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करना, व्यवस्थापिका का अधिवेशन बुलाना और स्थगित करना, लोकप्रिय सदन को विघटित करना आदि। इस औपचारिक प्रधान के द्वारा वास्तविक कार्यपालिका को परामर्श देने का कार्य भी किया जाता है। ब्रिटेन में संसदीय प्रजातंत्र है और इस कारण इस प्रकार के औपचारिक प्रधान की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में ब्रिटेन में यदि राजपद को समाप्त किया जाए तो भारतीय राष्ट्रपति जैसे किसी निर्वाचित प्रधान की व्यवस्था करनी होगी। नए सिरे से निर्वाचित प्रधान की व्यवस्था करने में अनेक समस्याएं और आशंकाएं हैं। निर्वाचित प्रधान की चुनाव व्यवस्था के संबंध में विवाद खड़े हो सकते हैं। इस बात की आशंका है कि महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति वाला निर्वाचित प्रधान अपने पद की राजनीतिक मर्यादाओं के उल्लंघन का प्रयत्न कर सकता है। इन सब के अतिरिक्त अपने पिछले राजनीतिक जीवन के आधार पर वह पक्षतापूर्ण आचरण कर सकता है या उसकी निष्पक्षता पर संदेह किया जा सकता है। ब्रिटिश राजपद के संबंध में इस प्रकार की कोई आशंका नहीं है। एक विशेष बात जिसने संसदीय शासन की दृष्टि से राजपद की उपयोगिता बहुत बढ़ा दी है कि अपनी कोई दलगत आस्था न होने के कारण न केवल वह सदैव निष्पक्षता के साथ कार्य करता है, वरन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी निष्पक्षता पर सभी पूर्ण विश्वास करते हैं। आर्थिक औचित्य। राजपद की उपयुक्त सभी उपयोगिताएं तो है ही, आर्थिक दृष्टिकोण या व्यय के आधार पर भी राजपद के औचित्य को चुनौती नहीं दी जा सकती है। राजतंत्र पर इंग्लैंड की आय के 1% का 20वां भाग खर्च होता है। यदि राजपद के स्थान पर निर्वाचित प्रधान की व्यवस्था की जाए तो भी उसके चुनाव, वेतन, भत्ता, कर्मचारी मंडल आदि के रूप में इससे अधिक धनराशि ही खर्च करनी होगी। राजपद से होने वाले लाभों की तुलना में वस्तुतः यह धनराशि कुछ भी नहीं है। अब आप जानेंगे कि क्या निर्वाचित राष्ट्रपति राजपद का विकल्प यानी ऑप्शन हो सकता है। अनेक बार यह प्रश्न किया जाता है कि वंशानुगत राजा के स्थान पर निर्वाचित प्रधान के पद की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था में सम्राट की जो भूमिका निभाई जाती है, निर्वाचित अध्यक्ष के द्वारा उसे पूरा नहीं किया जा सकता है। निम्न कारणों से निर्वाचित प्रधान राजपद का विकल्प नहीं हो सकता। किन कारणों से निर्वाचित प्रधान जो राजपद का विकल्प नहीं हो सकता है, वे कारण इस प्रकार है। पहला कारण, प्रथम, ब्रिटिश राजा न केवल ब्रिटिश वरन अधिराज्यों और राष्ट्रमंडलीय देशों का भी प्रधान समझा जाता है। एक निर्वाचित प्रधान केवल ब्रिटिश जनता द्वारा निर्वाचित होगा और उसे राष्ट्रमंडल के देशों की निष्ठा कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। द्वितीय, निर्वाचित राष्ट्रपति दलगत आस्थाओं से ऊपर नहीं होता। यदि वह दलीय अवस्था का त्याग भी कर दे
तो भी पुराने राजनीतिक जीवन के आधार पर उसकी निष्पक्षता में संदेह किया जा सकता है और उसे सम्राट जैसी सभी पक्षों की ओर से प्रतिष्ठित स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती। तृतीय, निर्वाचित राष्ट्रपति का कार्यकाल सीमित होने के कारण उसे प्रशासनिक कार्यों का दीर्घकालीन अनुभव और ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकेगा। अतः निर्वाचित प्रधान होने पर ब्रिटेन सम्राट के राजनीतिक ज्ञान एवं प्रशासनिक अनुभव से वंचित हो जाएगा। चतुर्थ, संसदीय शासन में शासन के अध्यक्ष को केवल एक औपचारिक प्रधान के रूप में कार्य करना है। सम्राट के द्वारा अपने पद की राजनीतिक मर्यादाओं को पूर्णतया स्वीकार कर लिया जाना चाहिए, लेकिन निर्वाचित राष्ट्रपति महत्वाकांक्षाओं के वशीभूत होकर यदि कभी परंपराओं का उल्लंघन कर बैठे तो संवैधानिक गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इन सब के अतिरिक्त व्यवहारिक बुद्धि का यही कहना है कि जब वंशानुगत राजा कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान के रूप में ठीक प्रकार से कार्य कर रहा है तो निर्वाचित अध्यक्षता की व्यवस्था करके निर्वाचन और तत्संबंधी समस्याओं का सामना क्यों किया जाए। इन्हीं बातों को दृष्टि में रखते हुए इयान गिलमोर ने लिखा है कि स्वतंत्र शासन निर्वाचित अध्यक्ष के स्थान पर सम्राट के साथ अधिक अच्छे प्रकार से कार्य कर सकता है। निर्वाचित राष्ट्रपति सम्राट का स्थानापन्न नहीं हो सकता। ब्रिटेन में इस संबंध में सोचा भी नहीं जा रहा है। ऑक के शब्दों में ब्रिटेन इसी प्रकार मुकुटधारी गणतंत्र बना रहेगा और बना रहना चाहिए। उपयुक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि सम्राट शक्तिहीन भले ही हो गया हो, राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से अब भी उसके पद का पर्याप्त महत्व है। इसके अतिरिक्त शक्तिहीन होते हुए भी व्यवहारिक प्रशासन में उसके द्वारा उपयोगी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। यह ब्रिटिश शासन व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है और लॉबल के शब्दों में कहा जा सकता है कि यदि राजा राज्य के पोत की प्रेरक शक्ति नहीं है तो भी उस पोत का मस्तूल अवश्य है जिस पर पाल लटका हुआ है, और इस प्रकार उस पोत का वह न केवल लाभदायक वरन अत्यंत आवश्यक भाग है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। आपने जाना राजा राजमुकुट ये सब के बारे में, ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था के बारे में। तो वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट से शेयर करना नहीं भूलिएगा। एंड थैंक यू व्यूअर्स वॉचिंग दिस वीडियो।